हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें 25 क्वेश्चन बचे रह गए थे, बाकी इससे पहले हमने 125 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम जो बचे हुए 25 क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करेंगे। इस पेपर में पूरे 150 क्वेश्चन आए थे, तो आज की वीडियो के बाद हमारा ये 150 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, इरविन गॉफमैन किससे संबंधित है? इरविन गॉफमैन इज एसोसिएटेड विथ, किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अभिनय शास्त्र। इरविन गॉफमैन अभिनय शास्त्र से संबंधित है। इरविन गॉफमैन का नाटकीय मॉडल जो है, इनका ड्रामेटिकल मॉडल जो है वो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा का एक हिस्सा है। इरविन गॉफमैन इन्होंने मानव व्यवहार को समझाने के लिए थिएटर के रूपक का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? थिएटर के रूपक का उपयोग करते हैं मानव व्यवहार को समझाने के लिए। इनके अनुसार इनका कहना है कि व्यक्ति रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि वह किसी मंच पर कलाकार हों। जो व्यक्ति रोज़ अपनी ज़िंदगी में जो ऐसे कार्य करते हैं कि जैसे लगता है कि किसी स्टेज पर वो कलाकार की तरह अपना कार्य कर रहे हों। अपनी इस अवधारणा को इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में किया। अपनी इस अवधारणा का कॉन्सेप्ट इन्होंने किस में दिया? तो इनकी बुक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में किया। क्वेश्चन नंबर 127, भौतिक संस्कृति में निम्न में से क्या प्रधान है? भौतिक संस्कृति में से निम्न में से क्या प्रधान है? धर्म और नैतिकता, विज्ञान और तकनीकी, प्रथा और परंपरा या लोक रीति? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विज्ञान और तकनीकी। संस्कृति जो है, जो कल्चर है, वह समाजशास्त्रीय साहित्य की एक प्रमुख अवधारणा है। क्या है? समाजशास्त्रीय साहित्य की एक प्रमुख अवधारणा है कल्चर। तो मानव और पशु में यही अंतर है कि हमारे पास हमारी अपनी संस्कृति है, जबकि पशु के पास उनकी कोई संस्कृति नहीं है। संस्कृति शब्द जो है, यानी कि कल्चर शब्द जो है, वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है। और संस्कृत और संस्कृति, जो ये संस्कृत भाषा है और यह संस्कृति यानी कि कल्चर है, ये दोनों किससे बने हैं? तो ये दोनों जो है संस्कार से बने हैं। किससे बने हैं? संस्कार शब्द से बने हैं। संस्कृति का औपचारिक जनक किसे कहा जाता है? तो संस्कृति का यानी कल्चर का औपचारिक जनक एडवर्ड वार्नेट टायलर को कहा जाता है, जो कि विक्टोरियाई मानवशास्त्री हैं। क्या हैं? मानवशास्त्री हैं। संस्कृति का अकादमिक जनक, क्वेश्चन बने कि संस्कृति का अकादमिक जनक किसे कहा जाता है? तो संस्कृति का अकादमिक जनक फ्रेंच बोआस को कहा जाता है। एक आगबन महोदय जी थे, इन्होंने अपनी पुस्तक इनकी एक पुस्तक है सोशल चेंज, जो कि 1922 में प्रकाशित हुई थी। इनकी पुस्तक है आगबन जी की सोशल चेंज, जो कि 1922 में प्रकाशित हुई थी। तो उसी पुस्तक में इन्होंने संस्कृति के 2 भाग बताए। कितने भाग बताए? 2 भाग बताए। एक भौतिक यानी कि मटेरियल कल्चर और एक नॉन मटेरियल कल्चर यानी कि अभौतिक। अच्छा, एक कल्चर चेंज पुस्तक है, सोशल चेंज तो आगबन की है, लेकिन एक कल्चर चेंज पुस्तक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो किसकी पुस्तक है। सोशल चेंज जो है वो आगबन महोदय की है, लेकिन कल्चर चेंज पुस्तक किसकी है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो इन्होंने आगबन ने भौतिक और अभौतिक 2 संस्कृति बताए हैं। तो जो भौतिक संस्कृति है वो हमारी भौतिक आवश्यकता यानी कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, और जो अभौतिक संस्कृति है वह हमारी बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी कि इंटरेक्चुअल नीड्स की आवश्यकताओं की, मतलब इंटरेक्चुअल नीड्स की पूर्ति करती है। कौन सी? तो अभौतिक संस्कृति। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के तत्वों को रॉबर्ट बीयरस्टीन महोदय ने बताते हुए कहा, रॉबर्ट बीयरस्टीन महोदय ने बताया
कि मशीन, तंत्र, बर्तन, इमारतें, सड़कें, पुल, कला की वस्तुएं, वस्त्र, गाड़ियाँ, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ, औषधियाँ, ये सब जो क्या हैं, ये भौतिक संस्कृति हैं। और विचार, आदर्श, कानून, नियम, प्रथाएं, जनरीतियाँ, विश्वास, ये सब क्या हैं, ये सब अभौतिक संस्कृति है। तो ये किसने बताया? रॉबर्ट बीयरस्टीन महोदय ने बताया। क्वेश्चन नंबर 128, मानव विवाह का एक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? यानी कि द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। हु रोट द बुक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज बुक किसने लिखी है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एडवर्ड वेस्टर मार्क। किसकी पुस्तक है? तो एडवर्ड वेस्टर मार्क की पुस्तक है। वेस्टर मार्क के अनुसार विवाह का आधार परिवार है। इन्होंने कहा कि विवाह का आधार परिवार है, और अपनी इसी पुस्तक में इन्होंने, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में इन्होंने कहा कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। तो ये स्टेटमेंट वेस्टर मार्क ने अपनी इस पुस्तक में द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में, जो कि 1881 में प्रकाशित हुई थी, तो ये स्टेटमेंट इसी में इन्होंने दिया। क्वेश्चन नंबर 129, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है। यह कहाँ घोषित है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, किस में है? तो हमारा आंसर है आर्टिकल 17। कहाँ घोषित है? आर्टिकल 17 में घोषित है। और जो अस्पृश्यता है निवारण अधिनियम आर्टिकल 17 में घोषित है, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? तो 1955 में इसे लागू किया गया था। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया था और 1955 में ही लागू किया गया था। और इसे संशोधित कब किया गया था? तो 1976 में संशोधित किया गया था। इस अस्पृश्यता निवारण अधिनियम को 1955 के अधिनियम को 1976 में संशोधित भी किया गया था। और एक है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। तो ये कब बना था? SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम ये कब बना था? तो ये जो है 1989 में बना था, और जिसे 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया था। क्या? तो SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसे कि 1990 में लागू किया गया था। आर्टिकल 19 को हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 19 जो है, इसमें क्या है कि अस्पृश्यों की व्यावसायिक निर्योग्यता को समाप्त किया गया है। किसमें? आर्टिकल 19 के अंतर्गत अस्पृश्यों की व्यावसायिक निर्योग्यता को समाप्त किया गया, और कहा गया कि इन्हें किसी भी व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत इन्हें किसी भी व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। और ये जो है आर्टिकल 15 जो है, इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 15 का 4 जो है, आर्टिकल 15 का 4, तो इसमें क्या है कि पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो इन तीनों लोगों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। किसमें? तो आर्टिकल 15 के 4 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। और आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में यह है कि राज्य के किसी भी नागरिक के विरुद्ध यदि मूल अधिकारों के संरक्षण, यानी कि जो नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, तो उनके संरक्षण से संबंधित यह है गारंटी देता है। कौन सा आर्टिकल? तो ये आर्टिकल 13 क्या करता है कि राज्य के नागरिक के विरुद्ध मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। यानी कि जो है ऐसी विधि या नियम जो है राज्य द्वारा बनाई गई हो जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, तो उसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। तो किसके अंतर्गत? तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत।
क्वेश्चन नंबर 130, जंगली बर्बर तथा सभ्य उद्विकास के 3 स्तरों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? लेविस मॉर्गन। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लेविस मॉर्गन। इन्हें अमेरिकी मानव शास्त्र का जनक कहा जाता है। किसे? तो लुइस हेनरी मॉर्गन को अमेरिकी सांस्कृतिक मानव शास्त्र का जनक कहा जाता है। और इनका एक स्टेटमेंट है, मॉर्गन जी का एक स्टेटमेंट है कि मानव जाति का इतिहास अपने उद्गम में एक है। मानव जाति का इतिहास अपने उद्गम में एक है, अनुभव में एक है और प्रगति में भी एक है। तो ये स्टेटमेंट लुइस हेनरी मॉर्गन का है। मॉर्गन ने कहा कि ये जो मानव समाज व संस्कृति का उद्विकास हुआ है, तो इसे ये एक सीधी रेखा में मानते हैं। किस में मानते हैं? तो एक सीधी रेखा में मानते हैं। और 1877 में इनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी, एंशिएंट सोसाइटी। 1877 में एंशिएंट सोसाइटी बुक इनकी प्रकाशित हुई थी। तो उसी बुक में इन्होंने सभ्यता व संस्कृति के उद्विकास के 3 स्तर बताए। किसके? सभ्यता व संस्कृति के उद्विकास के ये 3 स्तर बताए। तो ये 3 स्तर कौन कौन है? यही हैं जंगली, बर्बर तथा सभ्य। इन 3 स्तरों का उल्लेख अपनी किस पुस्तक में किए? तो एंशिएंट सोसाइटी, जो कि 1877 में प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने परिवार तथा सभ्यता के उद्विकास की भी बात की है। क्या की है? परिवार तथा सभ्यता के उद्विकास की बात की है। तो वो किस पुस्तक में किए हैं? तो इनकी एक पुस्तक है, सिस्टम ऑफ कॉन्ग्जुगिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली। तो इस पुस्तक में इन्होंने 5 स्तर बताए हैं, परिवार के उद्विकास के 5 स्तर बताए हैं। तो कभी कभी क्या हर बार मतलब इसका क्रम पूछ लेता है हर बार एग्जाम में। तो समरक्त परिवार, समूह परिवार, सिंडेशियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। तो इन्होंने ये परिवार के उद्विकास के 5 स्तर बताए। किसने? लुइस हेनरी मॉर्गन ने। क्वेश्चन नंबर 131, सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड के लेखक लेखिका कौन है? सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड के लेखक लेखिका कौन है? राल्फ लिंटन, लीला दुबे, टी.एच. मार्शल, इरावती कर्वे। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टी.एच. मार्शल। अच्छा, ऐसी ही पुस्तक है के.एम. पडिक्कर जी की। तो हम देख लेते हैं कि हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड। अगर हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड रहेगा तो उसके राइटर हैं के.एम. पडिक्कर जी। और एक पुस्तक और है, सोशल साइकोलॉजी एट द क्रॉस रोड। सोशल साइकोलॉजी एट द क्रॉस रोड। तो ये पुस्तक जो है जोहान एच रॉहर और मुजफ्फर शरीफ की है। तो ये तीनों बुकें मिलती जुलती हैं। तो आप तीनों को एक साथ लिख लीजिएगा ताकि क्लियर रहे। तो अगर रहेगा सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड, सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड, तो ये टी.एच. मार्शल की। हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड, तो ये के.एम. पडिक्कर की। सोशल साइकोलॉजी एट द क्रॉस रोड, तो ये जोहान एच रॉहर और मुजफ्फर शरीफ की है। क्वेश्चन नंबर 132, किसका कथन है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो ये बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, सभी लोग जानते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मैकाइवर एंड पेज। कौन है? मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर जी का कहना है कि समाज के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। मैकाइवर जी समाज के लिए 3 बातों का होना आवश्यक मानते हैं। कौन कौन से हैं 3? व्यक्तियों की बहुलता बताते हैं पहला, दूसरा बताएं सामाजिक संबंध, और तीसरा बताते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया। तो ये बताते हैं कि समाज के लिए इन 3 बातों का होना आवश्यक है। अच्छा, कॉम्ट जी ने समाज का क्या स्टेटमेंट दिया है समाज का? तो कॉम्ट जी कहते हैं कि समाज एक सामूहिक सावयव है। कॉम्ट जी क्या कहते हैं कि समाज एक सामूहिक सावयव है। और ये 3 प्रकार के समाज की बात करते हैं। कॉम्ट जी 3 प्रकार के समाज की बात करते हैं। तो पहला ये बताते हैं आध्यात्मिक या धार्मिक समाज, दूसरा तात्विक समाज और तीसरा प्रत्यक्षवादी समाज। तो ये 3 प्रकार समाज के कौन बताए हैं? कॉम्ट जी बताए हैं। और मीड जी ने क्या स्टेटमेंट दिया है? मीड जी का कहना है कि इनका कहना है मनुष्य एक कमज़ोर प्राणी है। क्या कहते हैं ये? कि मनुष्य एक कमज़ोर प्राणी है और वह दूसरों के सहयोग से ही जिंदा रह सकता है। तो ये कहना किसका है? तो ये मार्गरेट मीड का है। क्वेश्चन नंबर 133, प्रारंभ में अगस्त कॉम्ट ने समाज शास्त्र का नाम क्या रखा था? सामाजिक गतिकी, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक भौतिकी, सामाजिक विज्ञान।
तो हम सभी लोग जानते हैं कि प्रारंभ में समाजशास्त्र का कौन जी ने क्या नाम रखा था, सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशल फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 134, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ये स्टेटमेंट किसका है? जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? मैकाइवर और पेज जी का है। ये स्टेटमेंट किसका है? मैकाइवर एंड पेज जी का है। क्वेश्चन नंबर 135, कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? विशिष्ट स्थान, अमूर्तता, अस्थायित्व और सामुदायिक भावना। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, अमूर्तता। ये समुदाय की विशेषता नहीं है। समुदाय क्या है? समुदाय मूर्त होता है, जो कि हमें दिखाई देता है। समुदाय जो है, जो ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी शब्द है, अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी है, तो ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। समुदाय जो है, अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी, जो कि लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो ये क्वेश्चन बना है अभी आरपीएससी पीजीटी में 2021 में बना था कि कम्युनिटी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो उसमें दिया था और थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर करके तीनों चारों ऑप्शन दिए थे, तो बताना था कि किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो देख लेते हैं कि ये जो है कम्युनिटी जो है कम तथा म्यूनिस, कम तथा म्यूनिस से मिलकर बना है। कम प्लस म्यूनिस से मिलकर बना है कम्युनिटी शब्द, जिसका मतलब होता है कि साथ साथ मिलकर सहयोग करना, यानी कि टू सर्व टुगेदर, मतलब साथ रहकर सहयोग करना। और मैकाइवर जी ने एक स्टेटमेंट दिया है समुदाय से संबंधित। मैकाइवर जी ने कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है, समुदाय जो है सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट मैकाइवर और पेज जी ने। मैकाइवर जी का कहना है कि इन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी, मैकाइवर जी की एक पुस्तक है सोसाइटी, तो उसमें इन्होंने लिखा कि जो है समाज की जितनी अवधारणाएं हैं, मतलब समाज के बाद जो है प्राथमिक अवधारणाओं में, जो प्राथमिक अवधारणा तो समाज की है, लेकिन दूसरा स्थान किसका है? तो समुदाय का है। समाज जो है पहली अवधारणा है और दूसरा स्थान किसका है? तो समुदाय का है। तो ये किसने कहा? मैकाइवर पेज जी ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहा। और मैकाइवर जी जो है समुदाय के 2 आधार बताते हैं। 2 आधार कौन कौन से हैं? तो ये एक स्थानीयता बताते हैं यानी कि लोकलिटी, और दूसरा बताते हैं कि सामुदायिक भावना यानी कि कम्युनिटी फीलिंग। तो मैकाइवर जी समुदाय के 2 आधार बताते हैं, स्थानीयता और सामुदायिक भावना। समुदाय की और कई विशेषताएं हैं, तो हम देख लेते हैं कि इसके लिए जो है निश्चित क्षेत्र यानी कि डिफाइन एरिया होना चाहिए, सामुदायिक भावना यानी कि कम्युनिटी फीलिंग होना चाहिए, सामान्य जीवन व संस्कृति यानी कि कॉमन लाइफ एंड कल्चर होना चाहिए, स्वतः विकास होता है समुदाय का, विशिष्ट नाम होता है, स्पेसिफिक नेम होता है समुदाय का, अस्थायित्व होता है यानी कि परमानेंसी पाई जाती है, मनुष्यों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, मूर्तता पाई जाती है समुदाय में, और जो है व्यापक उद्देश्य होते हैं समुदाय के, और सामान्य नियम व्यवस्था होती है यानी कि कॉमन रूल पाए जाते हैं समुदाय में, आत्मनिर्भरता होती है, सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि समुदाय आत्मनिर्भर होता है, और अनिवार्य सदस्यता होती है यानी कि कंपलसरी मेंबरशिप होता है समुदाय में, और समुदाय जो है साधन एवं साध्य दोनों है। क्या है? समुदाय साधन एवं साध्य दोनों है। तो ये सारी विशेषताएं समुदाय की है। क्वेश्चन नंबर 136, धर्म, परिवार, जाति, विवाह उदाहरण है, किसके उदाहरण हैं? तो समाज के सामाजिक खंडात्मक विभाजन के, सामाजिक मानकों के, सामाजिक मूल्यों के, या सामाजिक संस्थाओं के। तो हमारा आंसर है सामाजिक संस्थाओं के। किसके उदाहरण हैं? धर्म, परिवार, जाति, विवाह किसके उदाहरण हैं? तो ये सब सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। संस्था जो है, संस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर जी ने किया था। अपनी किस पुस्तक में इन्होंने किया था? तो फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था। उसके बाद संस्था शब्द का प्रयोग डब्ल्यू.जी. समनर ने अपनी पुस्तक फोकबेज में किया था, जो कि 1906 में प्रकाशित हुई थी। तो किसने किया था? डब्ल्यू.जी. समनर ने अपनी पुस्तक फोकबेज में किया था। संस्था क्या है?
संस्था को देख लेते हैं हम कि मानव की आवश्यकता, जो मनुष्य की आवश्यकता होती है तो उसकी पूर्ति के लिए कुछ समिति या संगठन का निर्माण किया जाता है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी समिति या संगठन का जब निर्माण किया जाता है और इन समितियों को संचालन के लिए कुछ नियम, रूल, कार्यप्रणाली बनाई जाती है तो इन्हीं नियम व कार्यप्रणाली को सामाजिक संस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि जो ये इन समितियों और संगठन को चलाने के लिए नियम नियमावली होती हैं, कार्यप्रणाली होती हैं, नियम होते हैं तो इन्हीं नियमों, कार्यप्रणालियों को हम संस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक समूह की संकल्पना का विकास किया? प्राथमिक समूह की संकल्पना का विकास किसने किया? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, C.H. कूले। किसने किया? C.H. कूले महोदय ने किया। प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा जो है सर्वप्रथम C.H. कूले ने अपनी किस पुस्तक में दिया था? प्राथमिक समूह की अवधारणा तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एक बुक थी जो 1909 में प्रकाशित हुई थी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी में इन्होंने प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट दिया। इनका एक स्टेटमेंट है कि प्राथमिक समूहों से तात्पर्य उन समूहों से है जिनमें सदस्यों के बीच आमने सामने के घनिष्ठ संबंध व पारस्परिक सहयोग पाया जाता है। क्या कहे इन्होंने, क्या कहा कि प्राथमिक समूहों से तात्पर्य उन समूहों से है जिनके सदस्यों के बीच आमने सामने के घनिष्ठ संबंध व पारस्परिक सहयोग पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये कूले का है। कूले ने परिवार, पड़ोस व क्रीड़ा समूह, कूले ने परिवार, पड़ोस व क्रीड़ा समूह यानी कि प्ले ग्रुप को क्या कहा? तो इन्होंने प्राथमिक समूह माना है। और प्राथमिक समूह में जो है वयम भावना यानी कि बी फीलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्राथमिक समूह में वयम भावना महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 138, सार्वभौमिकरण एवं संकुचितीकरण की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? रॉबर्ट मैरेट, मैकिम मैरेट, मेयर फोर्टेस, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो हमारा आंसर है मैकिम मैरियट। किसके द्वारा? मैकिम मैरियट। मैकिम मैरियट ने लघु परंपरा व दीर्घ परंपराओं के आधार पर, मैकिम मैरियट ने लघु परंपरा व दीर्घ परंपराओं के आधार पर भारतीय समाज में दो प्रक्रियाएं बताई। एक सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन तथा स्थानीयकरण यानी कि पर्सनलाइजेशन। तो इन्होंने दो प्रक्रियाओं का उल्लेख किया। किसके आधार पर? लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा के आधार पर। मैकिम मैरिट ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के किशनगढ़ी गांव के अध्ययन के बाद ये अपना कॉन्सेप्ट दिया। मैकिम मैरिट ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया। उसके बाद, उस अध्ययन के बाद इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया सार्वभौमिकीकरण और स्थानीयकरण का। इनका कहना है कि जब लघु परंपरा के देवी देवता, प्रथाएं, संस्कार आदि का फैलाव दूर दूर तक होने लगता है तो इसे सार्वभौमिकीकरण कहा जाता है। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया कि किशनगढ़ी गांव का एक त्यौहार है सौराती पूजा तथा सलूनो त्यौहार। तो ये जो है इन्होंने सार्वभौमिकीकरण के उदाहरण बताए हैं। और स्थानीयकरण में क्या होता है, इन्होंने बताया कि जब बृहद परंपरा के तत्व नीचे की ओर, मतलब जो दूर दूर तक फैले रहते हैं, कोई परंपरा, रीति रिवाज दूर दूर तक फैले रहते हैं, लेकिन वो सिमट कर जब एक स्थान पर आ जाते हैं और किसी एक निश्चित स्थान का हिस्सा बनकर रह जाते हैं तो उसको इन्होंने स्थानीयकरण कहा। स्थानीयकरण के एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि जैसे किशनगढ़ी का एक गोवर्धन पूजा था, किशनगढ़ी गांव का एक गोवर्धन पूजा तथा नवरात्रा पूजा जो है वो स्थानीयकरण के उदाहरण बताए इन्होंने, मैकिम मैरिट ने। क्वेश्चन नंबर 139, कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? श्रमिक संघ, बैंक, विश्वविद्यालय, परिवार। तो द्वितीयक समूह कौन सा नहीं है? परिवार। परिवार क्या है? प्राथमिक समूह है। क्वेश्चन नंबर 140, मर्डाक के अनुसार नातेदारों की संख्या है? मर्डाक के अनुसार नातेदारों की संख्या है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 8 प्राथमिक बताए और 33 द्वितीयक बताए। किसने? मर्डाक जी ने। नातेदारी यानी कि किनशिप पर किनशिप जो है समाज के महत्वपूर्ण आधारों में से एक है। समाज के जो महत्वपूर्ण आधार हैं तो उनमें से एक है किनशिप।
नातेदारी पर सबसे पहले अध्ययन जो है, गहन अध्ययन जो है सबसे पहले किसने किया? क्वेश्चन बनता है कि नातेदारी पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया? तो लुइस हेनरी मॉर्गन ने किया था। और इन्होंने 2 प्रकार की नातेदारी बताई थी, एक वर्गात्मक, इन्होंने बताया एक वर्गात्मक यानी कि क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी, और दूसरा इन्होंने बताया वर्णात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी। तो ये जो है दो जो है वर्गीकरण किसने किए? मॉर्गन ने किए। और जो नातेदारी की श्रेणियों का कॉन्सेप्ट है यानी कि कैटेगरी ऑफ किनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो मर्डॉक ने दिया। किसने दिया? मर्डॉक ने दिया। और इन्होंने संपर्क, निकटता, घनिष्ठता के आधार पर जीपी मर्डॉक ने 3 श्रेणियां बताई। नातेदारी की कितनी श्रेणियां बताई? तो 3 श्रेणियां बताई। किस आधार पे? तो संपर्क के आधार पर, निकटता के आधार पर और घनिष्ठता के आधार पर इन्होंने बताया। तो इन्होंने जो प्राथमिक संबंधी बताए यानी कि इन्होंने प्राइमरी रिलेटिव जो बताए हैं, तो ऐसे संबंधी जिनसे हमारा सीधा संबंध होता है, तो ऐसे नातेदार को इन्होंने बताया कि ये ऐसे नातेदार 8 प्रकार के होते हैं जिनसे हमारा सीधा संबंध होता है। तो 8 प्रकार के कुछ एग्जाम्पल इन्होंने बताए हैं कि जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माँ पुत्र, माँ पुत्री, भाई बहन, बहन बहन और भाई भाई। तो ये 8 प्रकार के जो नातेदार हैं ये हमारे प्राथमिक हैं। और द्वितीयक नातेदार यानी कि सेकेंडरी रिलेटिव इन्होंने बताया कि सेकेंडरी रिलेटिव क्या होते हैं? जो व्यक्ति जो प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं, जो व्यक्ति प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं वह हमारे लिए द्वितीयक संबंधी कहे जाते हैं। जो हमारे प्राथमिक होते हैं और उनके जो प्राथमिक होते हैं तो वो हमारे लिए क्या होते हैं? द्वितीयक संबंधी होते हैं। तो उसके एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि ऐसे नातेदार जो है वो 33 प्रकार के होते हैं। तो सेकेंडरी रिलेटिव जो होते हैं वो 33 प्रकार के होते हैं। 33 प्रकार के कुछ एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि कौन कौन से? तो जैसे दादा, दादी, चाचा, मामा, नाना, नानी, मौसी, बुआ, ऐसे लोग जो होते हैं ये सेकेंडरी रिलेटिव में आते हैं। और तृतीयक नातेदारी जो है, इन्होंने तृतीयक नातेदारी 151 प्रकार के बताए हैं, 151 प्रकार के। तो जो है तृतीयक नातेदारी को मर्डॉक ने 151 प्रकार के बताए। तो ऐसे व्यक्ति जो हमारे द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक संबंधी होते हैं, जो हमारे द्वितीयक संबंधी हैं और उनके जो प्राथमिक संबंधी होते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? तृतीयक संबंधी कहलाते हैं। तो तृतीयक संबंधी के कुछ एग्जाम्पल इन्होंने बताए कि जैसे मामी, चाची, फूफा, मौसा, साढ़ू, ससुर का भाई आदि, ये सब क्या हैं? ये सब तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 141, कौन सा युग्म सही नहीं है? FG बेली, बिसीपारा, विलियम रो, सेनापुर, मैकी मैरियट, किशनगढ़ी, AM शाह, समीर पेट। तो कौन सा सही नहीं है इसमें बताना है, कौन सा सही नहीं है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। समीर पेट का अध्ययन कहाँ किसने किया है? तो SC दुबे जी ने किया है। किसने किया है? SC दुबे जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से किसने कहा कि सभी संस्कृतियां एक नियमित अनुक्रम में गुजरती हैं जो कि बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ तथा शीत के अनुरूप है? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? टाइनबी ने दिया, चैपिन, स्पेंगलर या क्रोबर ने? तो स्टेटमेंट किसका है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये स्टेटमेंट स्पेंगलर महोदय ने दिया है। और ये स्टेटमेंट उन्होंने किस संदर्भ में दिया है? तो सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या, हम देख लेते हैं कि समाज जो है एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। समाज जो है परिवर्तनशील व्यवस्था है और परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है और यह परिवर्तन जो है निश्चित समय व सीमा में होता रहता है। तो जो सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के 3 पक्षों को प्रभावित करता है। जो ये सामाजिक परिवर्तन है तो समाज के मुख्य रूप से 3 पक्षों को प्रभावित करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से कौन कौन से पक्षों को प्रभावित करता है। तो हम देख लेते हैं कि पहला जो है समूह के व्यवहार में परिवर्तन, दूसरा सामाजिक संरचना में परिवर्तन और तीसरा सांस्कृतिक विशेषताओं में परिवर्तन। तो ये जो है तीनों पक्षों को प्रभावित करता है सामाजिक परिवर्तन। और जो है सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत
जो ये स्पेंगलर महोदय जी हैं, तो इनके विचार जो है, इन्होंने अपने विचार सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो विचार दिया इन्होंने, तो इनकी एक पुस्तक है द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट। द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट इनकी एक पुस्तक है जो कि 1926 में प्रकाशित हुई है। तो इन्होंने उसी पुस्तक में कहा कि संस्कृति का विकास चक्रीय रीति से होता है। स्पेंगलर महोदय ने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट में कहा कि संस्कृति का विकास जो है एक चक्रीय रीति में होता है। इन्होंने दुनिया के 8 संस्कृतियों का अध्ययन किया। अभी क्वेश्चन बहुत बार बना है कि स्पेंगलर महोदय ने कितनी संस्कृतियों का अध्ययन किया, तो इन्होंने दुनिया की 8 संस्कृतियों का अध्ययन किया। 8 संस्कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो इजिप्ट को मिस्र भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इजिप्ट नहीं रहता है तो मिस्र भी रहता है। तो इजिप्ट या मिस्र, मेसोपोटामिया, दूसरी इन्होंने बताया मेसोपोटामिया को बेबीलोन भी लिखा रहता है, और तीसरा इन्होंने बताया हिंदू, चौथा चीनी, और 5वां इन्होंने मेसो अमेरिकी बताया, और छठा जो है इन्होंने शास्त्रीय बताया। शास्त्रीय कहीं कहीं अपोलोनियन भी लिखा रहता है, शास्त्रीय की जगह कहीं कहीं अपोलोनियन भी लिखा रहता है, और 7वां इन्होंने बताया अरबी, और 8वां इन्होंने बताया पश्चिमी। तो ये 8 संस्कृतियों का अध्ययन स्पेंगलर महोदय ने किया था। इन्होंने जो है, स्पेंगलर महोदय ने आदिम समाज का विश्लेषण नहीं किया। इनका कहना है कि आदिम समाज जो है इतिहासहीन समाज है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसने कहा कि आदिम समाज जो है इतिहासहीन समाज है, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो है ये कौन कहते हैं? तो स्पेंगलर महोदय जी कहते हैं कि आदिम समाज का विश्लेषण नहीं किए, क्योंकि इनका कहना है कि आदिम समाज इतिहासहीन समाज है, मतलब आदिम समाज का कोई इतिहास ही नहीं है, इसलिए इन्होंने इसका विश्लेषण नहीं किया। जो ये हैं स्पेंगलर महोदय जी, ये संस्कृति की तुलना सावयव से करते हैं। किससे करते हैं? संस्कृति की तुलना सावयव से करते हैं, और कहते हैं, उस संदर्भ में एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि संस्कृति सावयव की तरह है। इनका स्टेटमेंट है कि संस्कृति सावयव की तरह है और विश्व इतिहास इसकी सामूहिक जीवनी। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन बना है कि ये स्टेटमेंट किसका है? संस्कृति सावयव की तरह है और विश्व इतिहास इसकी सामूहिक जीवनी। तो ये स्टेटमेंट स्पेंगलर महोदय जी का है। इनका मानना है कि जैसे व्यक्ति के जीवन में, इनका कहना, स्पेंगलर महोदय जी का कहना है कि जैसे व्यक्ति के जीवन में बचपन आता है, युवा, परिपक्वता एवं बुढ़ापा आता है, ये 4 अवस्थाएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं, वैसे संस्कृति भी ठीक 4 चरणों से गुजरती है। संस्कृति भी 4 चरणों से गुजरती है। तो संस्कृति के इस नियम को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने इसकी तुलना 4 ऋतुओं से की है। तो संस्कृति जो 4 चरणों से गुजरती है, तो उसकी तुलना करने के लिए इन्होंने 4 ऋतुओं से की है। तो 4 ऋतुएं इन्होंने कौन कौन से बताएं? तो बसंत बताया यानी कि स्प्रिंग सीजन, पतझड़ बताया ऑटम, और सर्दी यानी कि विंटर, और ग्रीष्म बताया समर। तो इन्होंने ये 4 ऋतुओं की तुलना संस्कृति के परिवर्तन से की है, और इन्होंने बताया कि किसी संस्कृति का जीवन लगभग 1000 साल का होता है। इनका कहना है कि किसी संस्कृति का जीवन लगभग 1000 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नांकित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। आयु, लिंग, शिक्षा, नातेदारी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा। शिक्षा क्या है? ये अर्जित है, ये हमें प्रदत्त नहीं प्राप्त होती। बाकी आयु, लिंग और नातेदारी ये जो है ये प्रदत्त है, शिक्षा हम अर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, किसके अनुसार सामाजिक प्रक्रिया 2 सामाजिक परिस्थितियों या भूमिकाओं के बीच कड़ी से कहीं ज़्यादा आगे की चीज़ है? तो ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट किसका है? J.H. फिशर, G.R. लेस्ली, हॉर्टन एंड हंट, गिलिन एंड गिलिन। हमारा आंसर है J.H. फिशर। फिशर को कहीं कहीं हिंदी में फिक्टर भी लिखा रहता है और कहीं कहीं फिशर भी लिखा रहता है, अधिकतर फिक्टर ही है। तो ये स्टेटमेंट J.H. फिशर जी का है।
एक लेस्ली महोदय जी हैं, जो यहाँ लेस्ली हैं, इन्होंने सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 भागों में बांटा। लेस्ली महोदय ने सामाजिक प्रक्रिया यानी सोशल प्रोसेस को इन्होंने 5 भागों में बांटा। 5 भाग कौन कौन से हैं? एक सहयोग यानी कि कोऑपरेशन, और दूसरा इन्होंने बताया प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन, तीसरा इन्होंने बताया संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट बताया, और चौथा समायोजन यानी कि एक्मोडेटेशन, और पांचवा इन्होंने बताया आत्मसात कर यानी कि एसिमिलेशन। तो ये जो है 5 भाग ये सामाजिक प्रक्रियाओं को बताते हैं कौन? लेस्ली महोदय जी। और ये जो गिलिन जी हैं, गिलिन ये सामाजिक प्रक्रिया, इनका कहना है कि सामाजिक प्रक्रिया से तात्पर्य अंतःक्रिया के उन तरीकों से है जिन्हें हम जब व्यक्तियों समूह से मिलते हैं तो संबंध की व्यवस्था स्थापित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है गिलिन जी ने सामाजिक प्रक्रिया के संदर्भ में दिया कि सामाजिक प्रक्रिया से तात्पर्य अंतःक्रिया के उन तरीकों से है जिन्हें हम जब व्यक्ति या समूह से मिलते हैं तो संबंधों की व्यवस्था स्थापित करते हैं। तो ये कहना जो है गिलिन महोदय का है। इन्होंने 2 प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया बताई। गिलिन महोदय ने 2 प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया बताई। पहला इन्होंने सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया बताया और दूसरा इन्होंने असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया बताया। तो जो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत इन्होंने सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, एकीकरण और समझौता को बताया, और जो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत इन्होंने प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, विद्रोह, प्रतिकूलता और हिंसात्मक बताया। क्वेश्चन नंबर 145, डेनियल थॉर्नर स्वाधीनता के बाद कौन से कृषक वर्गों का उल्लेख करते हैं? स्वाधीनता के बाद कौन से कृषक वर्गों का उल्लेख करते हैं? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मालिक, किसान और मजदूर। मालिक, किसान और मजदूर, इन्होंने इन 3 वर्गों को एक दूसरे रूप में भी परिभाषित किया है। तो क्या पता अगली बार वही पूछ ले तो कन्फ्यूजन ना रहे। देख लेते हैं कि इन्होंने 3 वर्गों को इस प्रकार भी परिभाषित किया। भूस्वामी बताया इन्होंने यानी कि प्रोप्राइटर्स, और दूसरा इन्होंने बताया कामकाजी कृषक यानी कि वर्किंग पीजेंट, और तीसरा इन्होंने बताया लेबरर्स यानी कि मजदूर। तो ये जो है बताया कि भूस्वामी, कामकाजी कृषक और मजदूर, तो इन्होंने इन 3 वर्गों को इस प्रकार भी बताया है। और इन्हें कामकाजी भाषा में मालिक, किसान, मजदूर कहा जाता है। कामकाजी भाषा में मालिक, किसान, मजदूर कहा जाता है, जो यहाँ पे दिया है मालिक, किसान, मजदूर। लेकिन इनका दूसरी तरह का वर्गीकरण है, तो भूस्वामी, कामकाजी कृषक और मजदूर। तो क्या पता एग्जाम में आए तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये भी वर्गीकरण भूस्वामी, कामकाजी कृषक और मजदूर ये भी इन्हीं का है, डेनियल थॉर्नर का है। अच्छा, ये साथ साथ डी.एन. धनागरे का वर्गीकरण हम देख लेते हैं कि डी.एन. धनागरे ने 5 प्रकार के वर्गीकरण बताए हैं। डी.एन. धनागरे ने 5 प्रकार के वर्गीकरण किए हैं। कौन कौन से हैं? जमींदार बताए, एक पहला इन्होंने जमींदार बताया यानी लैंडलॉर्ड्स, और दूसरा इन्होंने बताया अमीर किसान यानी कि रिच पीजेंट, और तीसरा इन्होंने बताया मझौले किसान यानी कि मिडिल पीजेंट, और चौथा बताया कि गरीब किसान यानी कि पुअर पीजेंट, और 5वां इनका है भूमिहीन मजदूर यानी कि लैंडलेस लेबरर्स। तो ये 5 वर्गीकरण, जमींदार, अमीर किसान, मझौले किसान, गरीब किसान, भूमिहीन मजदूर, ये 5 वर्गीकरण डी.एन. धनागरे जी ने बताया। क्वेश्चन नंबर 146, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ एवं प्रथाएं हैं। जनरीतियाँ यानी कि फोक बेज, मोरेज एंड कस्टम क्या हैं? मूल्य हैं, मानदंड हैं, संस्कार हैं या नैतिकता हैं? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या है? मानदंड है यानी कि नॉर्म्स। क्या है? नॉर्म्स। इसे नॉर्म्स को सामाजिक प्रतिमान भी कहा जाता है यानी कि सोशल नॉर्म्स। नॉर्म्स को, मानदंड को, कहीं कहीं मानदंड रहता है
या नॉर्म्स रहता है या सोशल नॉर्म्स रहता है, जिसे सामाजिक प्रतिमान भी कहा जाता है। तो जो सामाजिक मानदंड हैं, सामाजिक मानदंड समाज में विपथगामी व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये जो सामाजिक मानदंड है यानी कि नॉर्म्स जो हैं वो विपथगामी व्यवहार को नियंत्रित करते हैं तथा सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में सहायता करते हैं। कौन? तो ये जो है नॉर्म्स जो हैं। एक क्वेश्चन बनता है, कई बार कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा आंसर सही है उसमें। तो जो सामाजिक प्रतिमान की अवधारणा समाजशास्त्र में कहाँ से आई? क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक प्रतिमान की अवधारणा समाजशास्त्र में कहाँ से आई? तो आंसर में रहता है मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र। तो कहीं कहीं मनोविज्ञान सही होता है और कहीं कहीं दर्शन शास्त्र सही होता है, लेकिन सबसे सही आंसर इसका दर्शन शास्त्र है। ये जो सामाजिक प्रतिमान है यानी कि सोशल नॉर्म्स हैं, तो इसकी अवधारणा कहाँ से आई? तो दर्शन शास्त्र से आई। एक रॉबर्ट बीयरस्टीड महोदय हैं, इन्होंने सभी प्रकार के प्रतिमान को 3 श्रेणियों में रखा है, यानी कि जितने नॉर्म्स हैं उनको इन्होंने 3 श्रेणियों में रखा। पहला इन्होंने बताया जनरीतियाँ यानी कि फोक बेज, दूसरा इन्होंने बताया रूढ़ियाँ यानी कि मोरेज, और तीसरा इन्होंने बताया कानून यानी कि लॉ। तो ये 3 वर्गीकरण रॉबर्ट बीयरस्टीड ने बताए हैं। और किंग्सले डेविस जी हैं, इन्होंने सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कानून, संस्थाएं, नैतिकता, धर्म, परिपाटी, शिष्टाचार, फैशन व धुन में बांटा है। किसने इतना वर्गीकरण किया है? तो किंग्सले डेविस ने सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कानून, संस्थाएं, नैतिकता, धर्म, परिपाटी, शिष्टाचार, फैशन व धुन इतने में बांटा है। और सामाजिक प्रतिमान जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। 2 भागों में बांटा जाता है। सोशल नॉर्म्स को औपचारिक एवं अनौपचारिक में बांटा जाता है। तो औपचारिक यानी कि फॉर्मल जो होते हैं, फॉर्मल नॉर्म्स जो होते हैं वो उसके अंतर्गत कानून आता है, और जो इनफॉर्मल होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, उसके अंतर्गत जनरीति, रूढ़ि, प्रथा ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, समायोजन, संघर्ष तथा आत्मसातकरण प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? समायोजन यानी कि एकोमोडेशन, कॉन्फ्लिक्ट, एसिमिलेशन, ये किसके प्रकार हैं? तो सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रिया के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 148, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। तो किस में बदल जाती है? जब प्रतिस्पर्धा जो है, कंपटीशन जो है, अपने नियमों का पालन नहीं करती है तो किस में परिवर्तित हो जाती है? समझौते में, संघर्ष में, आत्मसातकरण में या सहयोग में? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, संघर्ष में, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का पालन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 149, वेबर का आधुनिक समाज का विश्लेषण निम्न में से किस अवधारणा पर केंद्रित है? किस अवधारणा पर केंद्रित है? युक्तिकरण, आधुनिकीकरण, शक्ति या सत्ता? वेबर का आधुनिक समाज का विश्लेषण यानी कि मॉडर्न सोसाइटी का किस पे सेंटर्ड है? किस कॉन्सेप्ट पे? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि युक्तिकरण। रेशनलाइजेशन किस पे है? रेशनलाइजेशन पे। क्वेश्चन नंबर 150, सैन्य और औद्योगिक समाजों में समाज का वर्गीकरण किसने किया है? हु क्लासिफाइड सोसाइटीज इंटू मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज? तो किसने वर्गीकरण किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। ये जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुल 150 क्वेश्चन आए थे, जो कि हमने टोटल 7 वीडियो में कवर किए हैं। तो आज हमारा ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।